क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों की सजा हम सब पूरे कम्युनिटी को उठानी पड़ती है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर लैंड ओनर जिम्मेदार नहीं है तो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स नहीं हैं तो अथॉरिटीज हैं। ऐसा क्यों है कि बिल्डर्स को ही हर जगह उस एक दोयम दर्जे के नागरिकता के तौर पर उस रूप में देखा, सुना और समझा जाता है, जो शायद मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से। क्योंकि आज इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है और एक बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर रोजगार देने का काम कोई सेक्टर कर रहा है तो वो हमारा ही क्षेत्र कर रहा है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने का भी काम अगर देश को और सरकारों को अगर कोई सेक्टर कर रहा है तो वो हमारा ही क्षेत्र कर रहा है। फिर इस तरह का वो मतलब जो एक दोहरी जो दोयम दर्जे की जो एक बात सामने आती है वो मेरी मानसिकता से परे है कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। क्या रेरा जिम्मेदार है, क्या पासिंग अथॉरिटीज जिम्मेदार हैं, क्या लैंड ओनर जिम्मेदार हैं, या जो बीच में जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, या हम जैसे तमाम यहाँ जो बिल्डर्स बैठे हुए हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं वो जिम्मेदार? आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों हम लोगों को इस तरह से देखा, सुना और समझा जाता है? और जब हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं, किसी भी कार्यालय में, नगर निगम का कार्यालय हो या कहीं और भी हो, तो जैसे ही हम लोग अपना परिचय देते हैं कि साहब आप एक बिल्डर हैं, तो फिर वहाँ वो जो है वो बदल जाती है पूरी मानसिकता। अथॉरिटीज की भी बदल जाती है और सामने बैठे हुए जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी बदल जाती है। और जबकि सच्चाई ये है कि हम लोग तन मन धन से अपना मन लगा करके लोगों को एक आशियाना देने का काम करते हैं और फिर कहीं ना कहीं बाद में उन केसेस को भी झेलने का काम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बने, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और ऐसी कोई तकनीक जरूर लगाइए और कुछ ऐसे सुझाव जो है उसको इम्प्लीमेंट करिए कि कम से कम ये व्यवस्था खत्म हो और बिल्डर्स को जो जिस दृष्टि से देखा जा रहा है आज के समय में, कम से कम झारखंड राज्य के अंदर वो व्यवस्था न हो कि हमको उस नजर से देखा जाए। एक दो या कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की होंगी, पास्ट में की होंगी, लेकिन रेरा के आने के बाद जैसा कौशल जी ने कहा कि बैंकों ने भी अपना दृष्टिकोण बदला है, कस्टमर्स ने भी अपना दृष्टिकोण बदला है और समाज का भी दृष्टिकोण अच्छा हुआ है। तो ऐसी अच्छी परिपाटी बने, अच्छी व्यवस्था बने जिसमें सबका भला हो और झारखंड राज्य का विशेष रूप से, चाहे वो रेवेन्यू के क्षेत्र में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, अच्छा काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगी तो आप बायलॉज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किस अथॉरिटी के पास जाएं उस रजिस्ट्रेशन को कराने जो कि बिल्कुल इस तरह की एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। कभी वो कोऑपरेटिव करवा लीजिए, कोऑपरेटिव इज अ डिफरेंट पर्पस, कभी सेल्फ सपोर्टिंग सोसाइटी करवा लें, दैट हैज अ डिफरेंट पर्पस, चैरिटेबल सोसाइटी। बट फॉर ओनर्स एसोसिएशन फॉर्मेशन के लिए कोई पुख्ता गाइडलाइन अभी है नहीं। और सर डेट बढ़ाया उसके लिए थैंक यू, 15 तारीख कर दी है उसके लिए। उसमें ब्लॉक है 30 लाख रुपया 3 साल से। दीपक कुमार उसका चेयरमैन है। हर एक महीना दौड़ाता है, कहीं मिलता नहीं है। आप जाइएगा, हर एक महीना आ जाए, कल आए, भाग जाएगा। स्मार्ट सिटी। तो इसमें 2 फेज है। एक होता है प्रमोटर का जो डिटेल्स होता है वो सेव है कि नहीं, और दूसरा होता है जो प्रोजेक्ट का डिटेल्स है वो सेव होता है कि नहीं। तो प्रमोटर का डिटेल्स एक बार आप सेव कर देते हैं तो उसको दोबारा एंट्री करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जहाँ तक प्रोजेक्ट का बात है, ये जो प्रोविज़न है कि प्रोजेक्ट को, जैसे आधा प्रोजेक्ट को हम लोग अपलोड किए हैं, उसके बाद का प्रोजेक्ट सेव नहीं हो पाता है। तो ये प्रोविज़न हम लोग पहले भी दिए हुए थे, जिसके चलते काफ़ी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आने लगा। होता क्या है कि एक प्रमोटर का 4-5 प्रोजेक्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट का डिटेल्स उसमें डाल देते हैं, उस प्रोजेक्ट का डिटेल्स इसमें डाल देते हैं। इसलिए इस प्रोविज़न को हटाया गया। इसका जो टाइम आउट है वो 16 मिनट्स है। अगर आप 16 मिनट उस वेबसाइट को आइडल छोड़ेंगे तभी वो एरर आएगा, और 16 मिनट के पहले अगर आइडल काम करते रहेंगे, आप कंटिन्यूअस काम करिए 1 घंटा 2 घंटा, वो कभी भी एरर नहीं मारेगा। इसके लिए यूज़र मैनुअल दिया हुआ है वेबसाइट में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। 1600 सेकंड है। 1600 सेकंड अगर आइडल रहेगा तो वेबसाइट एरर दे देगा। 1600 सेकंड का समय बहुत होता है, 25 मिनट का टाइम होता है। 25 मिनट तक आइडल कर सकते, कोई छोड़ नहीं सकता। नहीं, टाइम बहुत और कोई कंसर्न है तो बताइए। अब इसके अलावा सबसे पहले हम, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो सबसे पहले हमारे एमडीपी जो हैं उनका रोल आता है। लैंड का सर्वे करते हैं,
सर्वे करने के बाद उसी के अनुसार प्लॉट करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं कि क्या क्या इसमें एज पर बायलॉज क्या क्या हम लोग प्रोविजन कर सकते हैं, और उसमें कंसर्न होता है हमारे बिल्डर का कि इसमें हम और क्या क्या देना चाहते हैं। बिल्टअप एरिया, कवर्ड एरिया, ये सारा कुछ बायलॉज के अनुसार ही एलटीपी लोग इसमें काम करता है। इवन कितना पार्किंग होना चाहिए, ओपन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग, सारा कुछ कंसेप्ट है। कोई भी प्रावधान नहीं है, अधिकतम 1 साल का है। अभी भी आप लोग को जो हम लोग दे रहे हैं समय, वो एक्ट के विरुद्ध दे रहे हैं, केवल आप लोग की सुविधा के लिए दे रहे हैं। इसीलिए हमेशा प्लान कीजिए, प्लान के अनुसार एक एक ब्लॉक को बनाइए। ऐसा मास्टर प्लान तो पहले से रेडी है सर, लेकिन पासिंग जो हमारी हो रही है वो फेज वाइज हो रही है। अगर आपका फेज वाइज एक परमिट एक प्रोजेक्ट, एक परमिट एक प्रोजेक्ट नहीं, एक बिल्डिंग एक ही उसी का एफआर ही कवर करेगा। अगर ज़्यादा मेरा जमीन बचा हुआ है एफआर, सबसे पहले आपको डेवलपमेंट प्लान को पास करना चाहिए, ये स्पष्ट दिया हुआ है। तो ये बातें अभी हो रही थी, जब डेवलपमेंट प्लान आप पास करा देंगे, जैसे किसी मान लीजिए कि 1 एकड़ में दिया है, उसका डेवलपमेंट प्लान पास कराते हैं, उसमें 2 ब्लॉक बनाते हैं, तो दोनों ब्लॉक में जो कस्टमर का शेयर होगा ऑटोमेटिकली जो है आपको डिसाइडेड हो जाएगा। अगर उसको 100 स्क्वायर फीट मिलना है कस्टमर को, तो वो पहले ही डिसाइडेड हो जाएगा कि आपको 40 यूनिट बनाना है, और मान लीजिए कि 4 एकड़ या कुछ एकड़ ज़मीन है, तो उसका शेयर कितना होगा। और बहुत स्पष्ट नीरज जी ने बताया आपको कि अगर आप डिविएट करते हैं, मान लीजिए कि 40 यूनिट बनना है और आप बना लीजिए 50 यूनिट, जो 10 यूनिट बनाते हैं हम लोग डिविएशन प्लान आपका अप्रूव भी कर देते हैं, बट मेरा के अनुसार जो है वो ऑब्जेक्शनेबल इसलिए है कि आपने जो कस्टमर का शेयर है वो शेयर का आपने हनन किया। संख्या का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूं उस कानून का, इस एक्ट का। रियल एस्टेट सेक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और एक सर्वे में बताया गया कि कॉमन मैन जो है, साधारण आदमी जो है, उनके अर्निंग का 70% रियल एस्टेट सेक्टर में ही जाता है, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि अपना एक घर हो। इतना बड़ा सेक्टर होने के बावजूद, इतना पब्लिक मनी पर ही ये सेक्टर चल रहा है, इतना बड़ा सेक्टर होने के बावजूद भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी कि इसको रेगुलेट कर सके। ग्रीवांसेस अगर एलॉटीज को होते थे तो उनके लिए एक फोरम था, कंज्यूमर फोरम, जहां वो जा सकते थे, लेकिन कंज्यूमर फोरम वो सारा रिलीफ नहीं दे सकता था जो RERD एक्ट के तहत दिया जाता है। ये रेरा एक्ट नहीं है, इसको RERD एक्ट कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के इस कानून को लाया गया, और ये केंद्रीय कानून है, सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट में आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो अगर कुछ इसमें खामियां हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक, तो इसको हम लोग नेशनल फोरम में रखते हैं। हम लोग की एक कमेटी बनी हुई A4RERA, और वहाँ अगर प्रस्ताव पास हो जाता है कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए, तो इस प्रस्ताव को हम लोग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ रिकमेंड करते हैं। और आप जानते हैं कि एक्ट में अमेंडमेंट बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, सिर्फ संसद ही नहीं करेगी, इसमें चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर का भी कंसेंट। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी है, टाइम टेकिंग है। अगर खामियां रह गई हैं, कुछ है, तो चेंजेस हो सकता है, भविष्य की बात है, अभी फिलहाल नहीं होने जा रहा है, और हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं। रेरा एक्ट जो है, ये RERD एक्ट जो है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है रजिस्ट्रेशन और दूसरा है एडजुडिकेशन। ये दोनों काम अथॉरिटी को देखना है। एडजुडिकेशन पार्ट में फिर 2 पार्ट हो जाता है कि जनरल कंप्लेंट अगर है तो उसके रिड्रेसल के लिए आपको अथॉरिटी में आना है, और कंपनसेशन कंपोनेंट जहां पर है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास। सेक्शन में लिखा हुआ है कि 12, 16 और 18, 19 सेक्शन, ये 4 सेक्शन है। इसका अगर वायलेशन होता है तो वो केस फाइल होंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के यहाँ, बाकी सारे केसेस आवेंगे अथॉरिटी में। ठीक, रजिस्ट्रेशन के बारे में तो इंजीनियर साहब बहुत कुछ बता चुके हैं आपको। ठीक, एक डिफिकल्टी आ रही थी क्वार्टरली अपडेट का, तो हम लोगों ने अभी नोटिस भी जारी किया था
कि हमने देखा था कि 387 या कुछ थे प्रोजेक्ट्स जिसमें क्वार्टरली अपडेट लोग नहीं किए हुए थे। ये भी ऑफेंस है। इस रेरा एक्ट के तहत हम इसमें भी आपको फाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% तक हम फाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने किया नहीं और अब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये नया कानून है, हमको जानकारी नहीं थी। अब ये काफ़ी पुराना हो गया, क्योंकि 5 साल से हम लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। पहले 10 तारीख तक हम लोग दिए हुए थे, 10 डेज का टाइम दिया गया था कि एक क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने के 10 तारीख तक आप उसको जमा कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसको रिसेंटली हम लोगों ने उसको 5 दिन और बढ़ाया है। एक मैडम का प्रस्ताव, तो लैंडलॉर्ड को कौन कौन सी बातों पर ध्यान देके आगे बढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में किसी को किसी प्रकार का अड़चन ना हो? देखिए अड़चन सुजय कुमार है सुजय कुमार आ जाइए आगे थोड़ा आ जाइए। एकदम इतना बैक बेंच में बैठ गया जाके। सीरियस क्वेश्चन आ रहा है। आपके ये सवाल है, आप तो आगे आ जाना चाहिए। आपको हम प्रश्न भी पूछेंगे आपसे। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जमीन लिए हुए हैं, जमीन नहीं, पोजीशन भी नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला है, तो आप रेगुलर कंप्लेंट फाइल कीजिएगा। क्योंकि जो एक्चुअली इस एक्ट में सिर्फ बिल्डर ही नहीं है, डेवलपर है। डेवलपर का मतलब हुआ कि जो डेवलप कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो वो लैंड हो या बिल्डिंग हो, दोनों आता है। कौन है इसका डेवलपर? स्मार्ट सिटी सर, स्मार्ट सिटी 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एनआईटी के पीछे में जमीन है। स्मार्ट सिटी नाम क्या? बिल्डर का नाम ही क्या? चेयरमैन। स्मार्ट सिटी 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एनआईटी के पीछे में जमीन लिया सर। स्मार्ट सिटी दूसरा है, रांची वाला। हाँ, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। हाँ, ये सेपरेट प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट सिटी। वो गवर्नमेंट वाला, रांची वाला स्मार्ट सिटी से कोई मतलब नहीं है। उसमें कुछ नहीं, आप रेगुलर कंप्लेंट फाइल कीजिएगा उसमें, क्योंकि आपको ना पोजीशन मिला है ना कुछ मिला है। ठीक, अभी भी किसी को दिया गया है कि नहीं? कुछ को जो अपना आदमी दे दिया, बाकी छोड़ दिया, तो आप रेगुलर कंप्लेंट कीजिए, वहीं से एडजुडिकेशन होगा। जो ले चुका है, एनआईटी के पीछे जमीन है, उसको ले लिया पोजीशन में। एनआईटी का मतलब बेच एनआईटी का प्रोसेस 4th फ्लोर तक की पासिंग थी। आप बिल्डर हैं? बायर नहीं, मैं परचेजर हूँ जी। बट 2020 में कोविड वगैरह था, वो सब तो टाइम पीरियड के बाद 2021 में जब 4th फ्लोर कंप्लीट हो गई थी, हमारे बिल्डर ने 5th फ्लोर का कास्टिंग शुरू किया था। उसी वक्त जो है जेएनएससी ने आके सील कर दिया सर, जब प्रीवियस एसओ साहब थे वहाँ पे, तब कृष्ण कुमार सिंह। उसके बाद सर काफ़ी कोशिश की गई, जैसा बिल्डर का कहना है कि उसको अप्रूवल करवा दिया जाए और जो भी, बट अप्रूवल आज तक नहीं मिला। आज 2023 का जुलाई आ गया और वो प्रोजेक्ट अभी तक बंद है। 4th फ्लोर तक कंप्लीट है, टाटा स्टील की तरफ से उसमें पानी और बिजली भी आ गया है, हम लोग से पैसा भी ले लिया गया, सब चीज़ हो गया, हमारा EMI भी लग रहा है हर महीने। बट वो प्रोजेक्ट अभी तक सील है। और जो लेटेस्ट मैप जो मेरे पास मौजूद है, उसमें भी अभी तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं मिला है एसओ साहब का, जो भी इंजीनियर ऑफिसर कंसर्न है। और हम लोग जब पूछते हैं अपने बिल्डर से, तो बिल्डर का यही कहना है कि हम लोग लगे हुए हैं, 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, 5 दिन का टाइम चाहिए। इसको कहते हुए आज जुलाई आ गया। पहले उन्होंने बोला कि एसओ साहब का ट्रांसफ़र होने वाला है, इसे रुका हुआ। नए आए तो बोले कि वो लगे हुए हैं छापा मारने में, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है। बट उसके बाद भी वो काम आज तक पेंडिंग है। अब दीजिए उनको माइक। सर, ये जो मैटर बता रहे हैं इंस्टेंटली अभी नॉलेज में नहीं है, बट अब इनका बिल्डर कौन है इनका हम पता कर लेते हैं सर, और इनको कल ऑफिस में बुला लेते हैं। जो भी इनके संबंधित बिल्डर हैं, तो इनका कहना सही है सर, अपना जो इनका जिस लिमिट तक पास है वहाँ तक हम लोग को देना ही चाहिए सर। वो पार्ट तो सील नहीं ना होगा जहाँ तक पास है सर। वो सील तो वही पार्ट होगा जो गलत हो रहा है निर्माण। सर सील होने तक वो पार्ट ऑलरेडी बन के तैयार था। किसी चीज में 2 ही चीज होगा ना, आइदर अगर वो एक्स्ट्रा बना दिए हैं जी, आइदर वो रेगुलराइज होगा या फिर डिमोलिश होगा। बिल्डर का कहना कि वो डिमोलिश कर देते हैं, नीचे ऊपर कर दिए। आप एक काम करेंगे जी, क्योंकि आपका 19 का प्रोजेक्ट है, तो हमारे यहाँ भी रजिस्टर्ड होगा। नहीं है सर, वही टोपी प्रॉब्लम है सर। तो बिल्डर साहब भी नपेंगे ना। जी सर, उनको दिलवा दिए, बाकी बिल्डर को आप भी एक और कंप्लेंट भेजिए ना, हम भेज दें।
क्योंकि सर हम जब आने की भी जरूरत नहीं, आप मेल कर दीजिए, हम लोग एक्शन ले लेंगे। जब अप्रोच करते हैं तो उनका यही कहना है बिल्डर साहब का कि हमें उनको देखना है, तो थाने वाले को देखना है, तो इनको देखना है, और देखने के चक्कर में सर हम लोग सफ़र कर रहे हैं सर। आप एक रेरा में आप एक बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ सर। आपका समाधान निश्चित जी 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 इसीलिए आप इनसे भी मिलिए, वो जी। समाधान होगा। और सर कई बार जैसे हमारे कुछ बहुत निकट रिलेटिव थे, वो रेरा ये जमशेदपुर अक्षेत्र से रिलेटेड थे, तो बिल्डर ने कहा कि उनसे मुलाकात करवा दीजिए, तो हम वो भी तैयार हुए, बट बिल्डर वहाँ भी नहीं गए। तो क्या साथ सर इनका प्रॉब्लम है, आप आज मीटिंग के बाद जी एक बार शाम को आज ऑफिस में आ जाइए, बिल्कुल एसओ साहब से आपको मिलवा देते जी। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका समस्या का समाधान यहाँ कर जी बहुत लेकिन उसके बावजूद भी वो हमको भेज दीजिए। जी सर, मैं अभी जी सर मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ऑनलाइन दे दूंगा। थैंक यू सर। चलिए, में भी हम लोग का प्रोजेक्ट हुआ और आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर था। काफ़ी अवेयरनेस जो है हम लोग को पता चला कि इससे जो है कंज्यूमर्स के लिए और फ्लैट बायर्स के लिए भी बहुत बढ़िया जो है प्रोग्राम रहा। हम चाहेंगे कि जमशेदपुर में प्रोग्राम पुनः हो और इससे जो है जैसे बिल्डर लाभान्वित हो रहे हैं और कस्टमर भी, फ्लैट ओनर्स भी काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनको जो है काफ़ी समस्याओं का हल जो है मिलेगा। अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम उमेश प्रसाद बरनवाल हुआ और कामधेनु सिटी होम बिल्डर्स के एक डायरेक्टर हैं। जानने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। बिल्डर्स को भी सुधरने की आवश्यकता है, कस्टमर्स को भी सुधरने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से सभी को अपने अपने फर्ज और अपने अपने ड्यूटी सही तरीके से करनी है, जिससे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सके। आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे और उनसे कई एक ऐसे सवाल थे कि दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना था। जैसे बिल्डर का भी कई एक ऐसे ग्रीवांस हैं जो बहुत जरूरी है, तो सरकारी लेवल पे लटक के भटक के रह जाते हैं। तो उस विषय में क्या आपने जो ग्रीवांस उठाए उसमें संतोषजनक आपको जवाब मिला या फिर आज एज ए लीडर आप उसमें? देखिए, मैं इस पे तो ये बात तो मैं बोलते समय भी इस बात को बोला था कि शायद ये राइट फोरम नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो रेरा के परव्यू में नहीं है। तो उस पर ये अपने तरह से तो कोई जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हमारा काम है कि इस तरह के बातों को ऊपर करना, क्योंकि बातें ऊपर आएंगी तो चीज़ें सॉल्व होंगी और चर्चा विषय अगर इन बातों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगा तो निश्चित रूप से इसका समाधान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।